हम्म। 13वें में किया था। आप क्राउन, देखिए हम आपको कल भी एक चीज आप लोग को सही समझे नहीं। हम बोलें कि अगर आपको चेक करना है तो आप एनसीईआरटी एक किताब जरूर खरीद लीजिए। बाकी किताबें आप जो भी ले रहे हैं कोई उससे मैटर नहीं है, लेकिन आपके पास एक एनसीईआरटी होना चाहिए। ठीक है, तो उससे आप क्रॉस चेक कीजिए क्राउन क्या लिख रहा है और बाकी क्या पब्लिकेशन लिख रहा है, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरे पब्लिकेशन के चक्कर में पड़िएगा तो सब में गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो एनसीईआरटी लिख रहा है उसी को फॉलो कीजिए। आज का जो हेडिंग है मौर्योत्तर, मौर्योत्तर वंश, यानी मौर्य काल के बाद के जो डायनेस्टी होते हैं। इसमें दो तरह के हम लोग को मिलता है, एक देसी वंश होते हैं, एक विदेशी वंश हैं। ठीक है, एक देसी वंश है, एक विदेशी वंश है। और देसी वंश में कौन कौन सा वंश है, देते लिखते जाइएगा, देसी की तरफ लिखिएगा। शुंग वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, उसके नीचे लिखिएगा कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, शुंग, कण्व, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक वंश और छेदी, जिसको कि महामेघ वाहन वंश भी कहा जाता है। छेदी, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक। वाकाटक वंश सबसे ज्यादा कब प्रसिद्ध हुआ था? हाँ, क्यों? हर्ष, पद्मावती, प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। ठीक है, तो इसीलिए नाम मत बदल दो कि किसका विवाह हुआ था। ठीक है, अगला जो लास्ट है चेदी, पोस्ट में लिखिएगा महामेघ वाहन वंश। चेदी महामेघ वाहन वंश, नहीं उसी में चेदी का ही एक और नाम है महामेघ वाहन वंश, महामेघ वाहन वंश। ठीक है, विदेशी की तरफ लिखिएगा हिंद यमन, हिंद यमन, हिंद यमन, पार्थिव, पार्थिव, इसको कोष्ट में लिख लीजिएगा पहलव। उसके बाद शक और कुषाण। ठीक है, क्या इसीलिए वैसे ही लिखाया गया, आप ऊपर भी देखे होंगे तो सेम सीक्वेंस है। वो लिखाने के पीछे ये है कि अगर आगे पीछे नहीं है, अगर आपको पूछ दे कि कौन पहले आया है तो आपको पता चल जाएगा लिखने से ही कि कौन पहले आया है। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा शुंग वंश, शुंग वंश, शुंग वंश। उसमें एक और सब हेडिंग डालिएगा पुष्यमित्र शुंग।
पुष्य मित्र शुंग। लिखिएगा पहला पॉइंट, अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा, सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई, प्रथम ब्राह्मण वंश की स्थापना की गई। की गई। नेक्स्ट पॉइंट, राजधानी, राजधानी कहां थी राजधानी? पाटलिपुत्र ऑब्लिक विदिशा। नहीं था, कहां था बता दीजिए, बताइए। अगर आप पढ़े हैं तो हम भी जानकारी ले लें कि इससे पहले अगर कोई ब्राह्मण वंश था तो बताइए आप लोग। पढ़ के देखिए, अगर आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या अगर जिज्ञासा है तो आप पढ़ के आइए। देखिए, बुक्स के लिए हम बात किए थे, जो ऑब्जेक्टिव किताब है फ्री वो नहीं देंगे, 160 रुपए की किताब है। अगर आप लेना चाहेंगे तो 80 रुपए में हम प्रोवाइड करवा देंगे उसको। अगर जितने लोगों को लेना होगा एक बार बता दीजिएगा, 80-80 रुपए आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, उतना किताब हम यहाँ मंगा देंगे, क्योंकि वो 50% से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखिए, जीरोक्स से सस्ता है, आप ले सकते हैं। अगर आपको जिनको चाहिए होगा बता दीजिएगा, उतना कॉपी हम मंगा देंगे, उसी को फोन करके पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि हम बात किए हैं, क्योंकि फ्री नहीं देंगे वो। ठीक है, तो जिसको लेना रहेगा उसके लिए, कोई ऐसा नहीं है कि सबको लेना ही है, जिसको लेना हो आप ले सकते हैं। और कोशिश ये करना है कि जब आप उसको पूरी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा तो हम एक टेस्ट सीरीज कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास एकदम अलग है। ठीक है, और तब देख लेंगे कि आप लोग कितना उसमें सक्सेस कर रहे हैं। अगर बिना पढ़े उसके क्वेश्चंस को ले आए तो आप लोग का स्कोर 50% भी नहीं टच करेगा। क्वेश्चंस टफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्थापना, स्थापना 185 BC। नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग के समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 बार यवन आक्रमण हुआ था, 2 बार यवन आक्रमण हुआ था। पहले आक्रमण के रूप में, पहले आक्रमण के रूप में डेमेट्रियस, डेमेट्रियस की पहचान की गई है, डेमेट्रियस की पहचान की गई है। तथा दूसरे आक्रमण के रूप में कौन था? हाँ, मिनांडर है, मियांडर नहीं है, मिनांडर। मिनांडर की पहचान की गई है। देखिए, नो डाउट है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हेजिटेशन जो आपके अंदर बचा हुआ है
उसी को तोड़ देना है। जितना 15-20 क्लास मेरा रहेगा जो भी इसमें बिहार स्पेशल में, अगर आप मेरी क्लास में अपना हेजिटेशन नहीं तोड़ पाए तो फिर नहीं तोड़ पाइएगा। देखिए बोलने की कोशिश, बाकी लोग, कुछ लोग तो लगता है कि मुंह में दही जमा के आया हुआ है। अरे हम भी आदमी ही है ना, हम तो ये राक्षस नहीं ना है कि तुम लोग अगर गलत बोलोगे तो हम तुम लोगों को खा जाएंगे। लेकिन फिर भी तुम लोग के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? क्या प्रॉब्लम है बोलने में? मतलब यही दूगो, मतलब ये हो गया है कि दूगो बोल दिया बाकी सब हो गया, साइलेंट हो गया। देखिए बोलना, हम हमेशा आपको बोलते हैं ना कि आई कांटेक्ट करने की आदत डालिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। क्या होता है ना, हम बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं ना, तो वहां देखते जैसे देखिएगा ना तो अगला एकदम लगेगा कि उसके ऊपर कोई विपत्ति आ गया। प्रॉब्लम क्या है हमको ये नहीं समझ में आता है। हम आपको पहले क्लास में ही बोले थे ना कि हम लोग का जो रहेगा वो लाइव, हम लोग जिंदे की तरह पढ़ेंगे, मरे हुए कि नहीं कि लिखाएं सर और लिख के हम घर गए, ठीक है। तो आपको देखिए गलत हो सही हो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको उच्चारण में गलती क्यों हो रही है? क्योंकि आप पहले एक बार सोचते हैं कि पता नहीं गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हम आपको पहला दिन ही बोले हैं ना कि हम अभी इसमें से किसी का नाम नहीं जानते हैं। अगर तू गलते बोल दोगे तो हम किससे जाके बोलेंगे कौन गलत बोला था? ये बता दो, तुम लोगों से किसी का तो नाम हम नहीं जानते हैं, तो फिर हेजिटेशन किस चीज के लिए? ना हम नाम जानते हैं, ना कौन कहां से आता है ये भी मुझे नहीं पता है। हम जब लास्ट करते हैं ना क्लास, उस दिन हम सबका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कौन कहां से था। उससे पहले हम नहीं, क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल नहीं फील करें इसलिए हम किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत टीचर्स को देखोगे पहले पूछेगा कि आप कहां से हैं, हम नहीं, हमको ये पता है कि आप स्टूडेंट हैं ना, बस इतना ही मेरे लिए काफी होता है। यही है उच्चारण का। हम अभी रिसेंटली अभी इंटरव्यू दे रहे थे कुछ दिन पहले सचिवालय में, तो हमसे क्वेश्चंस पूछा गया। देखो पढ़ के तो बहुत गए हुए थे, मुझे पता था कि मेरा होना तो है इंटरव्यू, मुझे भी पता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है ना, हम ये सोच के जाते हैं कि वो हमसे ज़्यादा नहीं जानता होगा, ये हमेशा सोच के जाते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस आया तो हमसे 2 क्वेश्चंस उसमें पूछा गया कि आप चिरांद जानते हैं? हम बोले हाँ सर। तो उसका कल्चर सीक्वेंस बताइए। बताएं, नियोलिथिक चालकोलिथिक से लेके हम कह दिए कि कल्चुरी डायनेस्टी तक आता है। तो बोले कि नियोलिथिक की कोई विशेषता है जो और भी कहीं से मिलता है? हम बोले हाँ सर, कश्मीर के मुरझोम में मिलता है। तो दोनों में बेसिक रहने में, आवास में बेसिक डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो देखो वहां क्या हुआ कि पढ़े तो हम सब कुछ थे, लेकिन हम जैसे बोले कि पोस्ट होल्स मिलता है बुरझोम में, तो अचानक से जैसे एक्सपर्ट जो थे तो बोले कि आप सही बोल रहे हैं ना। अचानक से नहीं नहीं, पोस्ट होल्स तो यहाँ मिडिल गंगा प्लेन से मिला है, वहां तो गर्त आवास के साक्ष्य मिल रहा है, यानी पिट ड्वेलिंग्स मिलते हैं। हम बोले कि सॉरी सर, हम उल्टा बोल रहे थे, ठीक है बात को। तो देखो अगर हम नहीं पढ़े रहते तो जैसे वो टोका ना, मेरा सारा कॉन्फिडेंस नीचे, उसके बाद मेरा इंटरव्यू पूरी तरह खराब हो जाता। देखिए प्रॉब्लम हम आपको क्यों सिखाते हैं बार बार बोलने के लिए, क्यों कहते हैं बोलने के लिए? देखिए ऐसे नहीं है कि हम कहानियां सुनाते हैं आपको, हम आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप बातें करिए। हम भी इंसान हैं, हम आपको हमेशा बोलते हैं ना कि बातें करिए, बोलने की टेंडेंसी। अगर वहां मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता तो उसके बाद हमारा पूरा इंटरव्यू खराब हो जाता। लेकिन पढ़ा हुआ था, ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये था ना कि जैसे मुझे थोड़ा सा हिंट मिला हम सही कर लिए। अब एक क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन था, उस समय हम पढ़े भी नहीं थे कि गौतम बुद्ध जब घर छोड़ के जा रहे थे तो कोई राग गाया जा रहा था, बताइए। देखो इंटरव्यूअर पूरी तरह से आजाद है। एक हम हमेशा मजाक में कहते हैं कि अगर सिलेक्शन करना है तो बोलेगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो बोलेगा मेरे बाप का नाम बता दो। अब बता दो ये क्वेश्चंस किसी किताब में नहीं है इसका आंसर। उस समय कोई राग भी गाया जा रहा था, लेकिन चूंकि एक राग चल रहा था कि कोई क्या बटोही करके एक गाना था। एक्चुअली हम बहुत दिन तक बुद्धा पार्क में नौकरी किए हैं, ठीक है, तो वहां मुझे ये पता था। बोले कि सर समथिंग बटोही टाइप से एक था, लेकिन मैं वो पूरा राग मुझे याद नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड,
तो हंसने लगे, बोले बुक्स में कहीं नहीं मिला। हमने कहा नहीं सर, किसी बुक्स में ये राग तो मुझे नहीं मिला अभी तक। तो बोले आपने ये बटोही शब्द, हमने सर कुछ दिन बुद्धा पार्क में काम किया, चूंकि बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ था इसलिए मुझे ये ध्यान है कि ये था। देखो ये क्या होता है कि कॉन्फिडेंस, अरे अगला थोड़ी है कि हम अगर नहीं बताएंगे तो एक एक चीज करेगा ना कि सिलेक्शन नहीं करेगा, थोड़ी हमारा फांसी पर ले जाकर लटका देगा। सिंपल सी चीज है। देखो हम कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको यही सिखाते हैं कि जब हो जाओ तो ये मत सोचो कि अगला कितना तेज है। हम बचपन से टॉप रहने का मुझे आदत रहा है, हम अपने स्कूल में टॉपर रहे हैं, 700 बच्चों में सबसे 1 नंबर पे हम रहते थे। तो एक तो था, तो देखो कॉन्फिडेंस बचपन से ही आते गया, वैसा माहौल मिलते गया तो चलो हो गया। लेकिन आप लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस हम देख ही नहीं रहे हैं। ऐसा बीपीएससी की तैयारी ही ना करने आए हो कि कहीं कलर की तैयारी कर रहे हो। तो आपके अंदर वो एटीट्यूड आना चाहिए, ये नहीं कि सब आई कांटेक्ट, ये नहीं कोई आप गलत काम करके यहां नहीं आए हैं कि हाँ नजरें झुकाए हुए हैं, क्यों। इसलिए हम आपको कहते हैं बोलने का, उच्चारण का। देखिए कभी अगर आपको सीखना है ना, तो हम बता रहे हैं जैसे आप घर पे पढ़ते हैं, मन में पढ़ रहे हैं, 10 मिनट के लिए आप उसको बोल बोल के पढ़िए, आपके आवाज में एकदम क्लैरिटी रहेगी बोलने में। मेरे आवाज में कभी देखते हो, हम बिना माइक के भी बोले तो बाहर तक आवाज जाएगी मेरी। हमारे हेड कभी कभी हमारे आवाज से डर जाते हैं, कल ही कोई बात बोले तब उनको बोले तो बोलते हैं ना सीधे कि अपनी आवाज से मुझे डराना चाहता है। हम बोले सर नहीं होगा ये चीज। तो जैसे चूंकि बोलने में मेरा था, देखो बहुत दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन का काम किए हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है ना कि आपका आवाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके आवाज का डर होना चाहिए। तो फट से वो खड़े हो गए, बोल रहे हैं कि देखिए तो इतना तेज बोल रहा है, लग रहा है कि मुझे डरा रहा है। बोले नहीं सर हम आपको डरा नहीं रहे, मेरा आवाज ही ऐसा है। इसीलिए वो हेजिटेशन दूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसे बौद्ध धर्म का विनाशक भी माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का विनाशक भी माना जाता है क्योंकि इसने बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या तथा बौद्ध अवशेषों को नष्ट कराया था। बौद्ध अवशेषों को नष्ट कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने अपने काल में कितना अश्वमेध यज्ञ कराया था? बिल्कुल 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख से यह जानकारी मिलती है कि यवनों का प्रभाव बढ़ रहा था। बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख से यह जानकारी मिलती है कि यवनों का प्रभाव बढ़ रहा था तथा पश्चिमोत्तर भारत में डेमेट्रियस के नेतृत्व में पश्चिमोत्तर भारत में डेमेट्रियस के नेतृत्व में यवन राज स्थापित किया गया था।
पश्चिमोत्तर, पश्चिम मत लिखना, पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, इनके दरबार में दो महान विद्वान थे। इनके दरबार में दो महान विद्वान थे। कौन कौन? लिखिए, पहला पतंजलि और दूसरा पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि। नेक्स्ट पॉइंट, इसे 84,000, 84,000, 84,000, 84,000 स्तूपों का विनाशक माना जाता है। स्तूपों का विनाशक माना जाता है। तो देखिए, ये बहुत विरोधी था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने घोषणा की थी कि एक लेके आओ मुंडी बौद्ध भिक्षु का और 11 दिनार लेके जाओ। एक्चुअली देखिए, इसको ब्राह्मण धर्म स्थापित करना था, तो जाहिर सी बात है कि अगर ब्राह्मण धर्म हमको स्थापित करना है तो हम तो अगले धर्म को तो डिस्ट्रॉय करेंगे ना। और बौद्ध भिक्षुओं का विद्रोह हुआ था, ठीक है, इसके कारण से ये और चिढ़ गया था। लेकिन अगर इतिहास पूरा पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही डिस्ट्रॉय किया है, बाद में इसने इसको क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म को सपोर्ट भी किया है। लेकिन चूंकि इतिहास सिर्फ एक ही पक्ष को कहता है, आप जानते हैं कि मौर्य काल में जो स्तूप बने थे वो वृक्ष के बने थे, यानी ईंटों के बने थे। लेकिन शुंग काल में अगर आप देखेंगे तो उसको पूरा स्टोन से आच्छादित किया गया है। जो तोरण द्वार बनते हैं, तो अगर ये बौद्ध विरोधी था तो फिर तोरण द्वार बनवा कौन रहा था? और आप जानते हैं कि इन सब चीजों को जब तक राज्याश्रय नहीं मिलेगा तब तक नहीं बन सकता है। जैसे बिना राज्याश्रय के बहुत बड़े निर्माण कार्य नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी अपने यहाँ सभ्यता द्वार बना, अगर राज्याश्रय नहीं मिला होता तो उतना पॉश इलाके में और इतना इंपॉर्टेंट जगह पे सभ्यता द्वार बनता? वो राज्याश्रय का ही नतीजा है। जैसे नहीं, ये शुरुआत में सबके लिए ये एक राज्य आदेश देता है कि एक बौद्ध भिक्षु का मुंडी लिया, 11 को दिनार दे रहा था। वो बाद में देखिए इतिहास को साकल में देखिए, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, चूंकि एक जगह ही नहीं, एक जगह जब विद्रोह होता है ना, तो राजा ऐसा नहीं कि एक जगह के बौद्ध को समर्थन करेगा, क्योंकि देखिए एक कम्युनिटी ये हो जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे शुंग काल में के बाद भी अगर आप देखेंगे शशांक आता है तो बौद्ध भी बोधि ट्री को कटवा देता है, फिर से बोधि ट्री प्लांट किया जाता है। तो देखिए इतिहास को अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि ये बौद्ध विरोधी था। तो वही तो अभी हम बोल रहे हैं, वही तो हम बोल रहे हैं कि इतिहास में एक ही पक्ष को दिखाया जाता है कि बौद्ध विरोधी था, जबकि सांची, भरौत ये सब में अगर आप जाकर देखिएगा तो इतना बढ़िया उसका तोरण द्वार बनाया है। वही हम कह रहे हैं कि
ये संपूर्णता, जैसे हम लोग बुक्स में पढ़ लेते हैं कि बहुत संहारक था, लेकिन अगर आप इविडेंस देखेंगे, अभी आर्ट फॉर्म देखेंगे, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड इन चीजों को वो बना रहा है। जब सांची जाके देखिएगा तो इतनी अच्छी कार्विंग है वहां पे, और सांची के लिए जो पहाड़ जो सांची पे जो बना है, वो बगल में एक नागौरी हिल है, वहां से वो कैरी साइट है, और वहां से वो पत्थर काट के उस पहाड़ उस स्तूप का बनाया गया है। एक्चुअली हम गए हुए हैं, देखे हुए हैं उस जगह को, एक महीना सांची में रहे थे। सांची स्तूप पे जाके हम लोग रात में जाके फोटोग्राफी करते थे उस पे। देखो, भारत सरकार से पढ़ने का एक बेनिफिट तो था कि जहां आप कहीं सोच भी नहीं सकते जाने के लिए, वहां हम लोग जाके रह चुके हैं। तो देखो, ये था, चूंकि वो पूरी तरह कोई भी अगर राजा बन जाएगा, देखिए एक हमेशा याद रखिएगा, जब राजा आप बन गए ना, तो पूरी तरह आप किसी के खिलाफ नहीं हो सकते। जैसे उस चेयर पे बैठ गए ना, तो आपको सबको लेके चलना है। जैसे अभी अभी के पॉलिटिक्स को ले लीजिए, बीजेपी को माना जाता है कि हिंदुओं की पार्टी है, जो एक कथन है। तो क्या वो सारे मुसलमानों को मरवा कर भगा दिया? नहीं ना भगाया, सबको लेके चल रहा है ना। तो फिर सिंपल सी चीज है, वो जब राजा बन गया तो बहुत विरोधी रहे, क्योंकि देखिए उसको ब्राह्मण धर्म को स्थापित करना था, तो शुरुआत में तो करेगा ही ना, उसके बाद तो वो सबको लेके चलेगा ही, क्योंकि अगर प्रजा को लेके चलना है तो इस राजा को सबसे मिलकर रहना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके काल में सोने, चांदी एवं तांबे का सिक्का चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? लिखिए, स्वर्ण सिक्के को निष्क, दीनार या सुवर्ण। चांदी के सिक्के को पूरन या धरन, पूरन और धरन। चांदी के सिक्के को पूरन एवं धरन। नेक्स्ट पॉइंट, तांबे के सिक्के को कारसापन, कारसापन न वो वाला होगा, कारसापन, कारसापन है, कारसा सा तो है ना, कारसापन। नेक्स्ट पॉइंट, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति था। देवभूति की हत्या करके, देवभूति की हत्या करके वासुदेव कण्व ने, कण्व, वासुदेव कण्व ने जिस राजवंश की स्थापना की थी, जिस राजवंश की स्थापना की थी, उसे हम कन्नौज राजवंश कहते हैं। कन्नौज राजवंश कहते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा, कन्नौज वंश। कन्नौज वंश। डालिएगा पहला पॉइंट, संस्थापक।
संस्थापक कौन था? वासुदेव। नीचे राजधानी, कहां थी राजधानी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम शासक सुशर्मा। अंतिम शासक सुशर्मा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की नींव डाली। सातवाहन वंश की नींव डाली। नेक्स्ट पॉइंट, राजधानी प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान ऑब्लिक पैटर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह भी एक ब्राह्मण वंश था। इसके शासक का नाम लिख लीजिएगा। शासक, शासक हाइफन देके लिखिएगा। सबसे पहले कौन सा होगा? सिमुक। उसका नीचे एरो देके लिखते जाएगा। उसके बाद कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। फिर नीचे एरो देके लिखते जाइएगा, सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। फिर उसके नीचे गौतमी पुत्र सातकर्णी। फिर उसके नीचे वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। फिर उसके नीचे कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय। उसके बाद महेंद्र सातकर्णी। महेंद्र सातकर्णी। और उसके बाद है कुंतल सातकर्णी। कुंतल सातकर्णी। कुंतल, कुंतल सातकर्णी। इतने हुए थे। देखिए, ये एक जो राजवंश था वो मातृसत्तात्मक राजवंश था। यानी यहां पे लोगों को मां के नाम से जानते थे। जैसे आप देख रहे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो यहां गौतमी पुत्र यानी गौतमी बलाश्री इसकी मां थी, उसका पुत्र सातकर्णी राजा बना। वासिष्ठी पुत्र पुलमामी, वासिष्ठी उसकी मां है। यानी जब अगर आप देखेंगे इसका कारण क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ सबसे पहले जब यहाँ इस वंश में जब स्टेबिलिटी आती है तो नागनिका यहाँ संरक्षक के रूप में कार्य करती है। क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो हम आपको कल भी बताए थे ये चीज कि देखिए अगर फादर नहीं रहे तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन माँ नहीं रहे तो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। माँ रहेगी तो वो कैसे भी पाल लेगी, वो बाप का भी वो प्यार दे देगी और माँ का भी दे देगी, लेकिन एक फादर कभी माँ नहीं बन सकते, ये सब कोई जानता है। तो यहाँ
इस समय क्या था कि यहाँ पे जो समाज था, जैसे अगर आप पढ़े होंगे इतिहास में, तो इंडस वैली का समाज क्या था, कैसे, और ज्यादा मात्रा में महिलाओं की मूर्तियां मिली है, जो वो दिखा रहा है कि जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, तो यहां भी समाज जो है वो मातृसत्तात्मक है। हेडिंग डालिएगा सिमुक। नाम ही है। जैसे देखिए हम लोग के यहाँ बहुत सारा नाम आप देखिएगा, सब में कुमार लगा हुआ है, तो क्या वो उपाधि है? ये हम उपाधि की तो बात ही नहीं है, तो माँ के नाम के साथ नाम जोड़ रहे हैं, उपाधि कहाँ से? अगर इसमें रहता महाराजा धीराज ऐसे करके अगर नाम लिखते तब वो जाके उपाधि में जाता, ये तो सिर्फ नाम है। हाँ, अंतिम शासक कुंतल सातकर्णी वो पूरा दे दिए हुए हैं ना, पूरा तो एक एक करके लिखा दिए हैं। लिखते जाइए। पहला हेडिंग सिमुक। सिमुक लिखिए। पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार इसने सुशर्मा की हत्या कर, इसने सुशर्मा की हत्या कर इस वंश को स्थापित किया था, इस वंश को स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने गोदावरी के दक्षिण में राजधानी स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट, सिमुक की मृत्यु के बाद, सिमुक की मृत्यु के बाद कृष्ण प्रथम, यानी कृष्ण प्रथम कौन था? तो उत्तराधिकारी तो हम भी बता रहे हैं ना, जब उसके बाद में बढ़ रहा है कौन था, कोष्ट में लिख लो भाई। इसलिए हम आपको ये लिखवा दिए भाई, क्योंकि आप ये गलती ना करें कि पुत्र था। ठीक है, भाई शासक बना, क्योंकि बाकी सब जितने आएंगे वो सब पुत्र आते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वहां अगर जहां नहीं लिखवा रहे हैं तो आप समझिए उत्तराधिकार में चल रहा है वो पुत्र ही हैं, लेकिन जहां अगर भाई हो रहा है तो वहां लिखवा दिया जाता है कि आपको ये पता रहे कि सब पुत्र ही नहीं होता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो रजिया सुल्तान के समय क्या हुआ था, ये बनी थी ना शासिका, तो वैसे ही अगर जो योग्य रहेगा वो बनेगा। अगर वायदे बच्चा भी छोटा है तो जाहिर सी बात है कि भाई को बनाएगा, उसका जब बच्चा आएगा अपना उत्तराधिकार का युद्ध करके तो ले ही लेगा अपना जगह। देखो राजा महाराजा में ये तो होता ही था, या तो वो जिएगा तो लेगा अपना अधिकार, ना तो सीधे ऊपर जाएगा, बीच में तो वो अटकेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखो, बना जिसने साम्राज्य का विस्तार, जिसने साम्राज्य का विस्तार गोदावरी के दक्षिण में किया, गोदावरी के दक्षिण में किया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। इसका विवाह किसके साथ हुआ था? नैनिका की नागनिका? नागनिका ही ज्यादा याद रखो, नैनिका मत करो, वो उसका उपनाम हो जाता है, क्योंकि अगर आप अभिलेख पढ़िएगा तो वो नागनिका का ही है, नानाघाट इंस्क्रिप्शन। ठीक है,
तो लिखिएगा सातकर्णी का विवाह नागनिका से हुआ था। नागनिका से हुआ था, लिखो, लिख लिए। इसी के काल में सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में साक्ष्य नागनिका के कौन सा अभिलेख है? नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में किसी महिला के नाम पर, भारत में किसी महिला के नाम पर यह पहला अभिलेख है। यह पहला अभिलेख है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल और सातकर्णी के मध्य, खारवेल और सातकर्णी के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। युद्ध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, सातकर्णी के सभी पुत्र, सातकर्णी के सभी पुत्र अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे। इस कारण शासन का सारा शासन का सारा भार नागनिका के हाथों में था। हाथों में था, जिसे भारत की प्रथम महिला शासक, जिसे भारत की प्रथम महिला शासक, कोष्ठ में लिख लेना अप्रत्यक्ष, यह प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, ये बिहाफ में शासन कर रही हैं, अप्रत्यक्ष माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हुआ? तो प्रत्यक्ष है ना, ये अप्रत्यक्ष है। दिद्दा वो ज्वाइंटली शासन कर रही थी। क्षेमगुप्त और दिद्दा की जो कहानी है वो अगर आप पढ़िएगा तो वो ज्वाइंटली शासन कर रहे थे। उससे पहले भी है अगर द्वैत शासन प्रणाली, तो कौन है बताइए? जब आपने एक क्वेश्चन बताया, एक और हम बता देते हैं। जब आपको एक पता है तो एक और हम बता देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, ये द्वैध शासन प्रणाली का मिलता है। उनके सिक्के पे मिलता है कि वो अपनी पत्नी को, हाथ में अगर आप देखेंगे सिक्के को तो एक सिंदूरदानी देते हुए हैं और वहाँ पे लिखा जाता है चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार का सिक्का, जो प्रमाणित करता है कि पहली बार द्वैध शासन प्रणाली थी।
प्रत्यक्ष रूप से नहीं महिला शासन कर रही, वो साथ में अपने हस्बैंड के शासन कर रही है। राजा रानी प्रकार का सिक्का बोलते हैं। अभी आप पढ़े होंगे, इसीलिए हम कहें कि आप जब एक बता रहे हैं, देखिए यही चीज होता है डिस्कशन में। एक हम लोग रजिया सुल्तान पे गए, आप क्षेमगुप्त और दिद्दा की कहानी जान गए, और एक और जान गए कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का। देखिए डिस्कशन इसीलिए कहा जाता है ना कि एक क्वेश्चन जैसे आप शुरू कीजिएगा ना, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको और बता दिया जाएगा। अरे हम लोग को वैसा नहीं ना कि रट्टू तोता की तरह आए हुए, उससे ज्यादा हम नहीं इधर उधर भटक सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिलेबस में कहीं से भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जब पूरा हम लोग सिलेबस कर लेंगे उसका डिस्कस कीजिए ना जितना करना है, ठीक है। तो ये जान जाइए कि पहली बार जो द्वैध शासन प्रणाली आती है वो गुप्त काल में होती है, और वो उसके सिक्के से, जो कि राजा रानी प्रकार का सिक्का है, यानी उनके विवाह के उपलक्ष्य में वो सिक्के जारी किए जा रहे हैं। तो ये आप समझ जाइए कि अगर रानी बहुत पावरफुल है तभी उसको सिक्के पे स्थान मिल रहा है। आज भी अगर किसी की भी पत्नी बहुत पावरफुल नहीं है तो कौन अपनी पत्नी को कहीं नाम ले रहा है? जनरली हाउसवाइफ ही बन के रह जाती है, लेकिन जैसे ही अगर वो डीएम बन जाए तो फिर कैसे? तो सत्ता फिर तो वही हुआ ना, हम एक उदाहरण दिए, हम सत्ता तो जहां हाथ में आ गई तो फिर तो आपका इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा ना। हाँ, तो अभी देखिए अभी वही है, अप्रत्यक्ष तौर पे ही चल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार में इतनी औरतें भी इंडिपेंडेंट नहीं हुई कि प्रत्यक्ष रूप से वो शासन करें। आप जितना देखिए मुखिया बनी हुई हैं, सबके मुखिया पति ही काम कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष शासन कर रही हैं। जैसे हम लोग अभी एक शादी में गए हुए थे, हमारे फ्रेंड की भाभी यहाँ पे वार्ड काउंसलर है, तो कोई बात पे उनको डांट दिया लोग, ठीक है। तो हम लोग मजाक उड़ाने के लिए बोले कि भाभी क्या मतलब है, इतने मतलब 50,000 लोगों का प्रतिनिधि को ऐसे कोई डांट सकता है? तो बोली यही चीज कि जानते हैं जब हम इस ऑफिसों में बैठते हैं ना, उतने भर इज्जत है, उसके बाद घर में जाइए तो इतना कमा के भी दीजिए लेकिन रोज खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। देखिए बहुत कम महिलाएं होती हैं कि जो बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाए और वो रिवॉल्ट कर दे कि हम नहीं काम करेंगे, बहुत कम। नहीं तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये हमारा कल्चर है कि कितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन जब हस्बैंड को खिलाने की बारी आएगी तो खुद से चाहेगी कि हम खिलाए, भले नौकरानी खाना बना दे। तो वही चीज नहीं हो पाता है ना एक्चुअली। देखिए वो उतना अभी मैच्योर नहीं है उस पॉलिटिक्स के लिए, जनरली वो सीट रिजर्व हो जाता है इसलिए। नहीं देखिए एक चीज हमेशा बता नहीं दिया जाता है, महिलाएं खुद भी कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं तब ना आप बोल रहे हैं, आप घर में जाके पूछिए। एक्चुअली महिलाएं ये चीज करना ही नहीं चाहती हैं, ठीक है। उनको लगता है काहे का झंझट में पढ़ना, हमको साइन ही करना है ना, साइन कर देते हैं, आप जाइए सब काम करिए। नहीं तो वो देखिए, हम जनप्रतिनिधि की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ऑफिशियल वर्क है ना तो वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ऑफिशियल वर्क को हम लोग जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। फिर आपने सब ये हम लोग का कन्वर्सेशन आपने सुना नहीं, हम लोग जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। अगर आप जॉब ले लीजिएगा, आप कहीं एसडीएम बन गए, तो क्या थोड़ी है कि आपके जगह पे आपके हस्बैंड जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। ये एक बात हम बता रहे हैं। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि महिलाएं खुद अपने आप को कमजोर समझने लगती हैं। जिससे कि आप लड़की हैं तो हो सकता है कि आपको ये चीज बुरी लगे मेरी बातें, लेकिन क्या होता है ना कि लड़कियां खुद अपने आप को कमजोर समझती है नहीं, लेकिन कमजोर समझती हैं। वो हम तो पहले ही बोले कि वो बेस है, परिवार का वो स्तंभ है, उसी के इर्द गिर्द परिवार रहता है, क्योंकि उसको बहुत सारे रोल प्ले करने हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं ना, वो खुद को कमजोर घोषित मतलब समझने लगती है। आ?
वो एक अलग चीज है। हम वही तो कह रहे हैं। और जहां तक जॉब की बात कर रहे हो, तो ये जॉब में क्या है कि जिसको जिसका जॉब है उसी को करना है। ये कभी अलाउ नहीं होता है जनप्रतिनिधि में ही ना कोई आपका प्रतिनिधि जाके जाएगा। हाँ तो वो तो है ही, ऑफिशियली तो वही है ना। अरे वही हम कह रहे हैं ना कि उसका बहुत बड़ा, अपने यहाँ मुख्यमंत्री हुई हैं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। तो फिर वो नहीं, जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं, जैसे लड़कियां खुद अपने आप को कमजोर समझती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो देखिए हमारा शास्त्र भी महिलाओं को कमजोर बनाता है। जैसे अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कहा गया है कि कभी महिलाएं अकेले नहीं रह सकती हैं। यानी जब वो बच्ची रहेंगी तो उनका कौन संरक्षक रहेगा? तो उनका फादर उनका संरक्षक रहेगा। जब बड़ी हो जाएंगी तो उनका हस्बैंड रहेगा, ठीक है। और जब वो बूढ़ी हो जाती हैं तो फिर से उनका बेटा रहेगा। ये ऋग्वेद का लाइन है, ये हम अपना नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली एक बार हमको बोलने का मौका मिला था, तो एक यहाँ विमेंस कॉलेज में हम बोल रहे थे पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, मुझे बोलना था। तो ये अभी संजय पासवान सर, उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि दिलीप तुम बोल सकते हो। हमने एकदम बोल सकते हैं। तो हमको बोल रही है कि तू इतना रिसर्च किया कहाँ से? किताब उल्टे। हम सीधे बोले कि ऋग्वेद में ये वर्णन है कि ये कभी भी इनको अकेले नहीं छोड़ा गया है, हमेशा एक संरक्षक उनको दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जैसे देखिए जब आपकी शादी होती है, आप कितना भी ओवर स्मार्ट रहिए, लेकिन आपके हस्बैंड को डर रहता है कि नहीं हम अकेले इसको नहीं छोड़ेंगे। वो एक तरह से प्रोटेक्शन आपके साथ वो रहेगा ही। और जैसे आप ओवर एज हो जाइए, जैसे आप बूढ़ी हो जाइए, आप देखिए आपके लिए अगर आप जाना भी चाहेंगे कहीं अकेले, तो सोचेगा बेटा कि नहीं कहीं मम्मी बुलाओ लगे तो फिर कहां से लाएंगे, छोड़ो इनके साथ चलो। तो ये चीज होता है, ये हमारी बात नहीं है। जब हम वहां बोल रहे थे, चूंकि विमेंस कॉलेज में बोलना था, तो समझ सकते हो 3000 लड़कियों के बीच में बोलना था। और समझ सकते हो कि काटने वाले भी, जैसे आप यहां बैठे हुए हैं ना, वहां एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी, वो खड़ी हो गई, बोले सर हम आपकी बात से एग्री नहीं करते हैं, हम अपना पूरा डाटा लेके चले आए। बाद में बोली कि सर ये चीज तो सही है। हम बोले बस देखिए, एक्चुअली इसको अन्यथा ईगो पे नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा शास्त्र कह रहा है, हम अपने से नहीं कह रहे हैं। तो फिर तो अच्छी बात तो है। कमाना है ही नहीं, लेकिन खर्च करने के लिए पैसा मिलता रहता है। तो फिर नहीं होगा, कुछ दिन के बाद ये भी आ जाएगा। जो हो सकता है कि अगर जॉब वाली लड़की रहे तो लड़कों के यहाँ बारात लेके, जैसे नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि वहाँ लड़कियाँ, अगर आप अरुणाचल में जाइएगा तो वहाँ कुछ कुछ ट्राइब्स हैं, वहाँ लड़कियाँ बारात लेके जाती है और अपने हस्बैंड को लेके आती है। हाँ नहीं, हम ट्राइबल्स में है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे अरुणाचल में, तो उसके यहाँ यही चीज़ है। और वहाँ क्या होता है कि हस्बैंड काम वाम नहीं करते हैं, दिन भर दारू पी के सोया रहेगा, बीवी कमा के लाएगी खाएगा। हम नेपाल का नहीं, हम अरुणाचल गए हुए हैं। मेरा फ्रेंड है, उसके उसके ही इसमें वो आपातानी ट्राइब का है, तो वो बताता है, तो हम लोग को हंसी लगता था। तो बोलता है ना कि कभी तुम आओ जीरो। जब जब हम गए जीरो तो बोला कि देख लो, अगर तुम पूरे ऑफिस में, वो भले असिस्टेंट डायरेक्टर है अभी वहाँ, अरुणाचल स्टेट आर्कियोलॉजी का असिस्टेंट डायरेक्टर है, तो हम लोग जब गए तो देख रहे हैं कि ऑफिस में अगर 50 स्टाफ है ना, तो 45 महिलाएं हैं। और उन 45 महिलाओं के हस्बैंड दिन भर कुछ नहीं, जो चावल वाला जो दारू वहां बनता है ना, बस पी के मस्त रहते हैं, कमा के तो लाना इनका काम है ही। तो वहां वो बारात लेके जाती हैं और अपने हस्बैंड को लेके आती हैं। तो और क्या, तो अब तोरा घर जाएगी जब जब वो कमा के तुमको खिलाएगी तो तुम्हारे पास क्यों आएगी? अब तुम कल्पना मत करने लगो, बिहार में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ नहीं, जनसंख्या नहीं, वहां एक्चुअली क्या है ना कि वहां जो महिलाएं होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है। झारखंड में भी करते, ट्राइबल क्षेत्र में। तो देखिए ट्राइब्स, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना कि वहां, और नागालैंड में एक प्रजाति है, वहां अगर आप बूढ़े हो गए ना, तो जब देखेगा कि शरीर चलने लायक नहीं है, तो आपको मार के
और सर का अंतिम संस्कार कर देगा, बाकी बॉडी पार्ट को बना के सब खा जाएगा। ये भी होता है। आ? नहीं, वहां अभी भी ये चीज है कि अगर आपका लगेगा कि अब आप मर जाइएगा तो आपके मरने से पहले इसको काट लेंगे, उसका अंतिम संस्कार बहुत आराम से कर देंगे और बाकी को बना के सब खा जाएंगे। देखिए कानून के हिसाब से, लेकिन कानून मानता कौन है वहां? देखिए ट्राइबल क्षेत्र में बहुत सारे कानून आपके मान्य नहीं होते हैं। हाँ, मणिपुर काहे नहीं शांत हो रहा है आज तक? बहुत सारा वहां पे नहीं होता है, और आप ट्राइबल क्षेत्र में जाइएगा ना तो बहुत संभल के जाना होता है। हम लोग चूंकि देखो ट्राइबल्स के साथ हम पढ़े हैं, हमारे 2 बैचमेट ट्राइबल्स थे, एक नागालैंड के थे, अरुणाचल के थे, जब हम दिल्ली में पढ़ रहे थे। तो वो लोग पता है जैसे नॉनवेज देखते ऐसे टूटते थे ना कि मतलब क्या बोलोगे तुम। हम लोग के साथ एक लड़की पढ़ती थी, गाई चुई गैंग में उसका नाम था, तो हम लोग उसको शॉर्ट नेम ग्रेसी कर दिए थे। उसका नाम पूरा था गाई चुई चुई गैंग में, ऐसे करके उसका नाम था। पूरा नाम हम लोग नहीं बोल पाते थे, ग्रेसी। उसका अगर खाने में जाएगा ना तो बोले हड्डी हड्डी, मतलब उसको हड्डी चाहिए। अगर यहाँ नहीं मिला ना, हॉस्टल में, हम लोग के लाल किले में हॉस्टल में नहीं मिला तो वो लोग DU कैंपस चले जाते थे, क्योंकि वो बिना नॉनवेज के नहीं रह सकते थे। ये स्थिति थी। तो वो जो कह रहे हो ना कि कुत्ता बिल्ली कुछ मिलेगा सब खा जाएगा, वो लोग कोई भी, खाली हड्डी रहना चाहिए। हाँ, तो एक्चुअली देखिए वो लोग जो नागालैंड वाले हैं वो अपने आप को चाइनीज ही मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए रिएक्ट मत करो तुम लोग कि महिलाओं के लिए ऐसा बोला जाता है तो रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे इसको लग रहा था बुरा, नहीं बुरा मत मानो इस चीज को, क्योंकि हमारा ये एक्चुअली हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। देखिए अब जो सेल्फ रिस्पेक्ट महिलाओं का जागा, उसका प्रमाण क्या, कौन कारण है पता है? एकता कपूर है, जो महिलाओं का जो होता है ना आत्मसम्मान जो जगाया, वो सीरियल दिखा दिखा के सबका दिमाग खराब कर दी। ना तो इससे पहले कोई आत्मसम्मान नहीं लोगों के अंदर आता था। अगर आप 20 साल पहले, क्योंकि आपसे पहले हम पैदा हुए हैं ना, हम लोग देखते थे कि उस समय कुछ नहीं, कोई बोल भी दिया तो कुछ नहीं। आज होता है ना ईगो, कैसे नहीं, हम बराबर के हैं। अगर वाइफ है तो नहीं हम हस्बैंड के बराबरी का हैं। पहले की औरतें नहीं थी, पहले की औरतों के लिए जो उनके हस्बैंड होते थे ना, वो भगवान के बाद अगर किसी का दर्जा था तो उनके हस्बैंड का था। हम बता तो रहे हैं कि पहले की औरतों के लिए अगर भगवान के बाद कोई था तो उनके हस्बैंड होते थे। आज कोई औरत अपने पति का पैर छुएगी जल्दी? सिर्फ 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 बट सावित्री के दिन ही ना, डेली 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 वाले बता दीजिए। डेली वाले मेरी वाइफ है। वो पता है जितने हम ट्रेडिशनल है ना उससे ज्यादा ट्रेडिशनल। कभी आप मिलिएगा तो मेरी मम्मी भी कहती है ना कि सही में, मतलब जितने लोग सुने ना आज तक, मतलब कुछ नहीं, अगर आज भी अगर होता है ना जो कॉन्सेप्ट हम लोग शास्त्रों का पढ़े ना कि हस्बैंड एक भगवान होता है ना, हम अपने घर में देखते हैं। हमारे बारे में तुम कितना भी जाके गलत बोल दो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बस एक चीज है, क्योंकि उसके घर में भी वो ट्रेडिशन हम नहीं देखे आज तक। जबकि मेरे फादर, हम शादी से पहले अपनी वाइफ को देखे भी नहीं थे, हम तो एकदम ट्रेडिशनली। हमको था, मेरे फादर को डर था, क्योंकि 2 बार विदेश चले गए लेक्चर्स के लिए, उनको डर था कहीं ये तो शादी के लिए कहीं नहीं रहा है, तो कहीं हमसे बाद में पूछ रहे हैं। मेरे फादर उसमें जिंदा थे, अब तो नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं कोई पसंद है? मैं नहीं, विदेश उदेश सब। एक्चुअली जब हम श्रीलंका गए थे तो वहाँ मेरी फ्रेंड एजुकेशन ऑफिसर है, तो हमसे बोले भैया मेरे ना कि कहाँ रुकोगे, उन्हें अपने फ्रेंड के यहाँ रुकेंगे। अब सोच लो कि एक गांव के परिवेश से हम आने वाले, मम्मी को बोले मम्मी ये तो जाता हूँ वहाँ लड़की के यहाँ रुकेगा। चूंकि मेरे साथ दिल्ली में वो पढ़ी थी,
तो जाहिर सी बात, श्रीलंकन है, यहाँ की नहीं, श्रीलंकन है, तो जाहिर सी बात है कि हमको और तो किसी को जान नहीं रहे थे। ठीक है, मुझे वहाँ बुलाया गया था, इनवाइटेड थे, गेस्ट थे, तो ठीक है, गेस्ट के लिए वो अरेंजमेंट, लेकिन बाकी तो हम वहाँ उस एरिया में सबसे अनजान थे। तो देखिए ये होता है। तो मेरे फादर ऐसे थे, तो हम बोले कि एक चीज़ हम आपको प्रॉमिस आज कर देते हैं कि आप जिससे कहिएगा हम आंख बंद करके शादी कर लेंगे। तो बोला कि देखने के लिए, हम बोले कि अब आप पैदा किए हैं, ये अधिकार आपका है, हम नहीं देखेंगे। सोच लो, हम असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में आने के बाद हम शादी किए, कोई मेरे सर्किल में विश्वास करने को तैयार नहीं था। हम बोले कि क्या जरूरत है, जब हमको जाके हाँ करना ही है तो काहे के लिए सर फोड़ना। सोच लो। तो देखो ट्रेडिशन, हम अगर आपको पढ़ाते हैं ना तो हम उस ट्रेडिशन को जीते हैं, हम अपने पूरे ट्रेडिशन, हमको अपना ट्रेडिशन और कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखेंगे तो पूजा पाठ से लेके हर चीज में मुझे ट्रेडिशन बहुत अच्छा लगता है, एकदम रिलैक्स रहना, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना वो सबसे रिच है। पूरी दुनिया में इतना रिच कल्चर कहीं का नहीं है जो हमारा कल्चर है। तो हम अपने कल्चर को क्यों नहीं जिए, एक ही तो जिंदगी मिलती है। लिखो अगला पॉइंट। इन सभी पुत्रों में, इन सभी पुत्रों में गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी आगे चलकर शासक बना, आगे चलकर शासक बना, जिसकी माता का नाम, माता का नाम गौतमी बालश्री, गौतमी बालश्री था। कहीं के बलश्री भी होता है, कहीं कहीं बालश्री भी होता है, ऑब्लिक करके आप बलश्री भी लिख सकते हैं और बालश्री भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या हुआ, बस था, उसकी माता का नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी। लिखे इसमें, इसी के समय से सातवाहन शासक, इसी के समय से सातवाहन शासक अपने नाम के आगे, अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम, अपनी माता का नाम लगाने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के काल से, इसी के काल से प्रथम बार, प्रथम बार भूमि दान की व्यवस्था, भूमि दान की व्यवस्था शुरू हुई थी, शुरू हुई थी। इसी में लिख लीजिएगा हाइपन देके, स्रोत, स्रोत कौन सा है, कहां से हम लोग को मिलता है, भूमि दान की व्यवस्था शुरू इसके काल में हुई थी, किस स्रोत के माध्यम से हम लोग जानते हैं, अरे नाना घाट अभिलेख लिख लो। जब अगर सातवाहन पूछे ना, आंख बंद करके नाना घाट अभिलेख पे जाना, ठीक है, मैक्सिमम टाइम रहेगा कि आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी। लिखे इसमें, यह सातवाहनों का सबसे प्रतापी शासक था, यह सातवाहनों का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने, जिसने सुदूर दक्षिण तक, सुदूर दक्षिण तक
साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के काल में सातवाहनों के घोड़े तीनों समुद्रों के जल पीते थे। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वाकाटक वंश। वाकाटक, महाराष्ट्र में, नासिक। नासिक प्रशस्ति तो नहीं, प्रयाग प्रशस्ति तो है, नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति कहीं नहीं है, वो गलत अपने मन से लिख दिया है, क्योंकि कहीं भी हम लोग नासिक प्रशस्ति नहीं है, वो नानाघाट अभिलेख ही हैं। देखो, प्रशस्ति सिर्फ प्रयाग प्रशस्ति को ही प्रशस्ति कहा गया है, नानाघाट अभिलेख को हम किसी किताब में नहीं देखे हैं। अगर आप लोग फिर से देखिए, अगर किताब में मिल जाए तो, क्योंकि होता है कि राइटर कभी कभी ओवर लिखने के लिए प्रशस्ति तो नहीं लिखा है, कहीं भी हम नहीं पढ़े अभी तक प्रशस्ति। प्रशस्ति नहीं है। देखिए, अभिलेख तो बहुत सारा है, क्योंकि देखिए अब जब पढ़िएगा तो अलग अलग जहां भी अगर जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अभिलेख तो अपना करेगा ना। जैसे अब नापान पे जब विजय प्राप्त करता है, कौन सा विजय प्राप्त करता है, जिसके सिक्के पे मोहर नापान का सिक्के पे, हाँ, उसके सिक्के पे क्या करता है, अपना मोहर लगवा के चला देता है। तो देखिए, कहीं जो जीतेगा तो कुछ ना कुछ तो अपना एक्टिविटी करेगा ही ना, तो ये चीज है। लेकिन प्रशस्ति कहीं नहीं, नासिक प्रशस्ति हम भी नहीं कहीं पढ़े हैं। ऐसे हम एक बार और किताब देखेंगे, अगर कहीं मुझे मिल जाएगी कौन लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ प्रयाग प्रशस्ति के लिए प्रशस्ति शब्द यूज हुआ है, अभी तक जो अभिलेख हम भी पढ़े हैं। जबकि देखिए, दामोदर घाट, दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख है, वो प्रशस्ति नहीं है। मुझे लग रहा है प्रशस्ति सिर्फ इकलौता है जो प्रयाग प्रशस्ति जिसको कहा जाता है, उस समुद्रगुप्त के बारे में, बस वही है। देखिए, प्रशस्ति क्या होता है, प्रशंसा करना। आपका दरबारी कवि है, जैसे अगर आपका दरबारी कवि है तो वो आपके बारे में गलत लिखेगा नहीं लिखेगा, आपकी कमियां को लिखो नहीं लिखेगा। अगर आपने एक आदमी को मारा तो लिखेगा कि इतना बलशाली था कि 1000 आदमी को वो एक हाथ से मार देता था। ये हुआ प्रशस्ति, यानी आपका गुणगान करना। अभिलेख में क्या है कि अभिलेख दोनों तरह के होते हैं, वो प्रशंसा भी रहेगा या फैक्ट भी रहेगा। जैसे अशोक के अभिलेख आप देखिएगा तो क्या है, वो एक तरह से मोरालिटी की बातें करता है, यानी बड़ों के सम्मान करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, ये सब चीज यानी वो एक तरह से मोरल आपको पाठ पढ़ा रहा है। लेकिन प्रशस्ति में जनरली क्या होता है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति जब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें क्या है, वो शुरू करता है इसके बड़ाई से, यानी इसको बता रहा है सब चीज के बारे में, यानी इसको इंद्र से तुलना कर रहा है, इंद्र के जैसा, नारद मुनि से तुलना कर रहा है, यानी बीना बजाता है नारद से भी अच्छा। यानी हम लोग के कंसेप्ट में दो आदमी को बीना के साथ दिखाया गया, एक नारद मुनि है, एक सरस्वती का है, तो नारद मुनि से भी अच्छा बीना बजा रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अब उसका दे रहा है कि इसके घोड़ों ने 7 समुद्र का जल पिया था। अब 7 समुद्र लाइएगा कहां से? जब प्रयाग प्रशस्ति पढ़िएगा तो एक एक लाइन पढ़िएगा तो हंसते हंसते हो जाइएगा कि जब वो बीना बजाता था तो स्वर्ग की अप्सराएं नीचे आके नाचती थी। इतना बीना बजाने वाला कौन पैदा हो गया जो स्वर्ग की अप्सराओं को उतार दे? यानी देखिए, वो एक प्रशस्ति था। कहां से आया तू, देखे हो? देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवानाम
सुंग होगा ज्यादा, सुंग ही रहेगा। सातवाहन का दिया है, दोनों तो ब्राह्मण वंश ही हैं। तो ये तो सातवाहन भी तो ब्राह्मण वंश ही हैं। ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या इसको ओके कर रहा है। जैसे एक बीपीएससी में लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि पेंटिंग मतलब इसका चित्रकला का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है, तो उसमें है अजंता भी था, और एक साउथ में एक मंदिर है लेपाक्षी या कोई मंदिर का नाम दिया था। हाँ, नहीं विरूपाक्ष नहीं, लेपाक्षी मंदिर ही है शायद, मीनाक्षी मंदिर, मतलब वही, मतलब हम नाम ये हो रहा है, दोनों ऑप्शन में दे दिया था। ठीक है, बीपीएससी के क्वेश्चन में बता रहे हैं। अब ये दोनों ऑप्शन उसमें अवेलेबल है, जो अजंता मार रहा है वो भी सही है, मीनाक्षी मंदिर मार रहा है वो भी सही है। अंत में इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ गया था। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है, आप ओरिजिनल आंसर की आने दीजिए क्या मानता है, क्योंकि जब अगर दोनों ब्राह्मण वंश हैं, ब्राह्मण राजवंश है, तो ऐसा थोड़ी है, क्योंकि देखिए पुष्यमित्र शुंग को वो प्योर टिपिकल ब्राह्मण के रूप में ही जाना जाता था, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म का पहला होता है जिसने राजवंश जो यहाँ स्थापित होता है। तो अगर नियमता देखा जाए तो ये शुंग ही इसका सही आंसर होगा। लेकिन वही बोले ना कि आयोग क्या, तो किस शासक, तो बंसी न दिया है कि शासक का नाम दिया है। अब देखिए ऑफिशियल आंसर क्या आने दीजिए, तब भी इसमें ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन है। कहाँ का सेट, देखिए वहां वहां क्या आंसर दिया है। निषाद करनी, तो अब तो ये विवादित, ये डिलीट होगा क्वेश्चन। लिखिए इसमें संस्थापक, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन में अगर दो सही है ना, तो जो पहला ऑप्शन होता है ना वो मान्य होता है। जैसे अगर पहले, जैसे इसमें हम बोले ना कि अजंता पहले आया है, तो जो पहले अजंता मारेगा अगर एक्सेप्ट करना रहेगा तो वही आंसर मान्य होता है, लास्ट वाला नहीं। संस्थापक विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति। क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा था, मालवा और गुजरात। वाकाटक वंश हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग तो डाल दो कि क्या हेडिंग में पढ़ रहे हैं हम, विंध्य क्षेत्र में थोड़ी है, मालवा और गुजरात है। नेक्स्ट, राजधानी वत्स गुल्मा ऑब्लिक वासिम, वासिम ऑब्लिक करके वासिम। ठीक है, कल महामेघवाहन वंश और मौर्योत्तन कालीन जो है हिंद यवन और ये सब चीज़ हम लोग करेंगे, और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी फिर हम लोग कल कल ही इसको मौर्योत्तर में विदेशी वंश करके हम लोग कल गुप्त काल पे चलेंगे। कल नहीं, मतलब कल नहीं, मतलब कल के डेट में जिस दिन अगला क्लास रहेगा। और कोई क्वेश्चन है?